नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 3 बजे 3 खबर में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पहली खबर कोरोना से संबंधित है, क्योंकि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग तेजी के साथ चल रही है और देश भर में अगर बात की जाए तो आज से टीका उत्सव भी शुरू हो चुका है। और पीएम ने इस मौके पर एक लेख लिख करके ये कहा है कि आज ज्योतिबा फुले जयंती से हम देशवासी टीका उत्सव की शुरुआत कर रहे हैं। ये टीका उत्सव 14 अप्रैल यानी कि बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती तक चलेगा और ये उत्सव एक तरह से कोरोना के खिलाफ दूसरी बड़ी जंग की शुरुआत है। इसमें हमें पर्सनल हाइजीन के साथ ही सोशल हाइजीन पर विशेष बल देना है। और पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि हमें ये 4 बातें जरूर याद रखनी है। बता दें कि पिछले दिनों पीएम मोदी ने इस उत्सव की पहल की थी और इस उत्सव का लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगवाना। और उनकी अपील पर देश में टीका उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और इस दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे कई राज्य योग्य लोगों से टीका लगवाने की अपील कर रहे हैं। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से अपील की है कि टीका उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में टीका लगवाएं। और वहीं कई राज्यों ने कोरोना वैक्सीन कमी बता करके केंद्र सरकार पर ही सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली समेत कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी बताई है। और दरअसल केंद्र सरकार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शुक्रवार को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने यह कहा कि प्रदेश में सिर्फ 2 दिन के लिए वैक्सीन बची है। और वहीं आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने ये लिखा कि कई राज्यों में वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है, बाकी राज्यों में केवल 3 से 5 दिन का स्टॉक बचा हुआ है। और भारत सरकार वैक्सीन मुहैया कराने के मामले में भारतीय नागरिकों के मुकाबले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लोगों को प्राथमिकता दे रही है। चड्ढा ने यह भी कहा है कि आपने नारा दिया था, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अब जब भारत ने वैक्सीन बनाना शुरू कर दिया है, 64 मिलियन डोज 84 देशों को देना सही समझा है, जबकि भारतीय नागरिक वैक्सीनेशन केंद्र पर टीका लगवाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार के लिए प्राथमिकता क्या है? महाराष्ट्र या मॉरिशस, बंगाल या बांग्लादेश, गुजरात या गोयाना, ओडिशा या फिर ओमान, केरला या फिर केन्या? केंद्रों में टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ये टीकाकरण कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने और हर नागरिक को सुरक्षित करने के अभियान का हिस्सा है। 45 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति जिसने अभी तक कोविड-19 से संबंधित इस वैक्सीन को नहीं लिया है, वह अपने केंद्र में रजिस्ट्रेशन करवा करके इस टीकाकरण का हिस्सा बन सकता है। और मानवता को बचाने के लिए इस सदी की जो भीषण महामारी है कोरोना, इस से बचाव के लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, उस कार्यक्रम में वह सहभागी बन सकता है। मुझे प्रसन्नता है कि 6000 केंद्रों में आज प्रदेशवासियों को वैक्सीन देने की कार्रवाई होगी। मेरी प्रदेशवासियों से अपील होगी कि कोरोना के खिलाफ जारी इस लड़ाई में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ रहा है। ये वैक्सीन बचाव का एक बड़ा माध्यम होगा। वैक्सीन सुरक्षित है। पात्रता की श्रेणी में आने वाले हर व्यक्ति को इस वैक्सीन को लेना चाहिए। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी हम सावधानी जरूर बरतें। याद रखना, बीमारी में उपचार से महत्वपूर्ण बचाव होता है। और कोरोना में जो बचाव के उपाय हैं, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। में उनके पास वैक्सीन अवेलेबल थी, वो खत्म होने वाली है। 48 घंटे में 72 घंटे में वैक्सीन हर राज्य के पास लगभग खत्म हो जाएंगी। और दूसरी ओर अपनी छवि चमकाने के लिए, अपनी वाहवाही अंतर्राष्ट्रीय मंच पे लूटने के लिए इस सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान में बनी ये पेशकीमती लाइफ सेविंग, जिंदगी की रक्षा करने वाली, आपको सुरक्षा कवच पहनाने वाली वैक्सीन को एक्सपोर्ट कर दिया भारत के बाहर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 64.5 मिलियन डोजेज यानी कि 645 लाख बेशकीमती वैक्सीन डोजेस मोदी सरकार ने 84 देशों को बाहर भेज दिए, एक्सपोर्ट करनी है।
लेकिन वैक्सीन आपको और हमको नहीं लगी है। आज हमें कहा गया था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अब जब दवाई आ गई, अब जब वो बहुत कीमती जान की रक्षा करने वाली, आपको सुरक्षा कवच देने वाली वैक्सीन जब बन गई, हिंदुस्तान में बन गई, तो सबसे पहले इस देश में वो वैक्सीन भारत देश के 135 करोड़ जनता को, आबादी को लगनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपके लिए कौन ज्यादा जरूरी है, भारत के लोग 135 करोड़ आबादी जिसने आपको चुनावों में जिताकर प्रधानमंत्री बनाया, या अन्य देशों के लोग और अंतर्राष्ट्रीय मंच की वाहवाही? मैं पूछना चाहता हूं कि केन्या के लोग ज्यादा जरूरी हैं प्रधानमंत्री जी के लिए या केरला के? बांग्लादेश के लोग ज्यादा जरूरी हैं कि बंगाल के? राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। राजीव, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से वैक्सीन की मांग की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि 45 साल की जो सीमा एक बनाई गई है उससे ऊपर के लोगों को ही वैक्सीन लगेगी, उसके बारे में बार बार जो है बात कही जा रही है, और अब टीका उत्सव केंद्र सरकार की तरफ से शुरू किया गया। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार जो टीका का उत्सव मनाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं टीके की यानी कि वैक्सीन की जो उपलब्धि है उसको कहीं ना कहीं गिनाता है। मगर जब बात करें जिस तरीके से राज्य सरकारें बार बार कह रही हैं कि जो वैक्सीन है वो कहीं ना कहीं राज्यों के अंदर खत्म होती नजर आ रही है, और कुछ राज्यों के अंदर तो वैक्सीन खत्म हो चुकी है। मगर जिस तरीके से केंद्र सरकार से बार बार गुहार लगाई जा रही है कि वैक्सीन जो है वो राज्यों को दी जाए ताकि जनता तक उनकी वैक्सीन जो है वो कहीं ना कहीं पहुंच सके, मगर जिस तरीके से जनता कहीं ना कहीं लापरवाही करती नजर आ रही है। हमारे साथ एक श्रद्धालु हैं जो दर्शक हैं जो बताएंगे कि किस तरीके से इनको लगता है कि वैक्सीन बाकायदा दिल्ली सरकार दे रही है या फिर दिल्ली के अंदर जो लापरवाही नजर आ रही है वो लापरवाही किन की वजह से है। सर, अपना नाम बताइए पहले। सर नमस्कार, और मेरा नाम सरदार हरविंदर सिंह भंडारी। सर, जिस हिसाब से हमारी केंद्र सरकार इस टाइम लापरवाही कर रही है उस हिसाब से आम व्यक्ति, आम नागरिक को, मिडिल क्लास को पूरी तरीके से मारा जा रहा है, दबाया जा रहा है। केंद्र की सरकार बेफिक्र कैसे हो गई? केंद्र की सरकार ने ये नजारा पिछले साल देखा था, 4 महीने में उनकी नजरों में कोविड दूर हो गया, और जब इनके चुनाव खत्म होने लगे तो कोविड दोबारा से आने लगा। जब इनके चुनाव होते हैं, आज 5 राज्यों में चुनाव है भारत में, भारत के 5 राज्यों में इन्हें कोविड नजर नहीं आ रहा, और जिन राज्यों में इनकी सरकारें नहीं हैं उन राज्यों में कोविड नजर आ रहा है। ऐसा क्यों? भारत सरकार से माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी, इस तरह की चालाकियां कब तक करेंगे और क्यों जनता को आप दबा रहे हैं? आप हमारे देश के राजा हैं, राजा रहेंगे, पर देश की प्रजा के साथ आप इतना जुल्म मत कीजिए कि प्रजा अपने आप में मजबूर हो जाए। आज के समय में वही दौर आ चुका है जब मार्च में 2020 में मजदूर मुंबई की ट्रेनों से भर के आ रहा था, आज फिर से वही ट्रेनों में भर के आ रहा है। आपकी रैलियों में करोड़ों लाखों रुपए खर्च होते हैं, आप मजदूरों के लिए उनके आने का जाने का साधन नहीं करा पा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप कैसे प्रधानमंत्री हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप इतने लापरवाह क्यों हो रहे हैं? आप ही के बंदे अपनी रैलियों में मास्क पहनते नहीं। आम जनता अगर रोड पर अगर धोखे से मास्क नीचे हो जाए तो उसके लिए 2-3 हजार रुपए का चालान। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप प्रशासन को बोलिए, जिनका चालान काट रहे हैं आप 200 का, 2 हजार रुपए का, आप 5 रुपए का मास्क फ्री दे दीजिए, 2 रुपए का मास्क फ्री दे दीजिए, प्रशासन पकड़े तुरंत उसका मास्क पहना दे। ये मैं निवेदन करता हूं भारत सरकार से। और मैं दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, हालांकि उन्होंने कोविड के समय में बहुत अच्छा कार्य किया है, जितनी उनकी तारीफ की जाए उतना कम है, फिर भी कहीं गलतियां अभी भी हो रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, थोड़ा सा लापरवाही ना होइए। आप बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं और बड़ी मेहनत करते हैं आप। अच्छा, एक सवाल और बनता है कि जिस तरीके से दिल्ली की जनता जो लापरवाही कर रही है और उसकी वजह से कोरोना की जो गिनती है उसके अंदर रफ्तार मिलती नजर आ रही है, क्या जनता लापरवाही नहीं कर रही क्या? सर, जनता कहां से लापरवाही कर रही है? जनता तो अपनी मजदूरी के लिए बाहर निकली है। सीधी सी बात है, जब तक चुनाव नहीं हो रहा था, चुनाव हो गया, अब फिर से कोविड आ गया। चुनाव के अगर आप कोविड को देखना चाहते हैं, 4.5 महीने से देश के चारों बॉर्डरों पर देश का अन्नदाता किसान आंदोलन कर रहा है। किसी भी एक किसान अन्नदाता की कोरोना से पॉजिटिव से होकर मौत नहीं हुई है। तो कोरोना कहां है? कोरोना तो पैदा करा जा रहा है सरकार के द्वारा। सिर्फ चुनाव के समय करो, चुनाव के बाद भी कोरोना आता है। ऐसा क्यों है? ये जनता बहुत परेशान हो रही है। जनता को व्यापार चाहिए, मजदूर को अपनी मजदूरी चाहिए। अगर उसको मजदूरी नहीं मिलेगी तो बेचारा क्या करेगा?
देखा आपने जिस तरीके से बताया कि जनता भी कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि जनता के पास भी कोई रास्ता नहीं है और कहीं ना कहीं वो मजदूरी करने के लिए जिस तरीके से बाहर निकलता है और भीड़ का हिस्सा बनता है, और कहीं ना कहीं फिर कहा जाता है कि क्या कहते हैं, कोरोना की जो लिमिट है यानी कि गाइडलाइन है उसको कहीं ना कहीं फॉलो नहीं किया जा रहा और जनता कहीं ना कहीं लापरवाही करती नजर आती है, और सरकार की गाइडलाइन फिर वही आंकड़े दिखाती है कहीं ना कहीं कोरोना की स्थिति बढ़ती हुई। तो कहीं ना कहीं ये भी जरूरी है कि जो सरकार के जो नुमाइंदे या अधिकारी हैं वो सख्ती से पालन करें, और कहीं ना कहीं बड़े जो नेता है उनको भी कहीं ना कहीं पालन करना चाहिए। जी बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार अगर बात की जाए देश भर में कोरोना के मामलों में बड़ी तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। सुशील गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी से। सुशील जी, आपका स्वागत है एनपी न्यूज पर। जी नमस्कार। सुशील जी, जिस तरीके से टीका उत्सव मनाने की बात कही गई है, लेकिन बार बार ये मांग की जा रही है अलग अलग राज्यों से, दिल्ली से भी की जा रही है कि वैक्सीन की कमी है। क्या वैक्सीन को लेकर के कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा क्या केंद्र सरकार की तरफ से कि कब तक मुहैया करवा दी जाएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 2 दिन पहले प्रदर्शन भी किया था कि अभी विदेशों की सप्लाई को बंद कर दें और पहले देश को सुरक्षित करें। देश में चारों तरफ ये खबरें आ रही कि वैक्सीन कम है, वैक्सीन 1 दिन की बची है, 2 दिन की बची है, वैक्सीन मिल नहीं रही है, लोग टीका केंद्रों पे जाके वापिस आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा वैसे भी कोरोना बहुत फैला हुआ है, तो लोगों में कहीं ना कहीं एक डर का भय माहौल पैदा होता है कि वैक्सीन आगे नहीं मिलेगी, और लोगों की क्यूरियोसिटी वैक्सीन केंद्रों पर जाने की बढ़ जाती है, लगवाने की बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति के अंदर केंद्र सरकार को चाहिए आश्वस्त करे, देश के स्वास्थ्य मंत्री ध्यान दें कि देश में कोरोना वैक्सीन की कमी नहीं है और लगातार सप्लाई की आपूर्ति को पूरा करें। लेकिन सुशील जी, अगर जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि दिल्ली में भी खत्म होने वाली है और टीका उत्सव 14 तारीख तक ये चलने वाला है, तो ऐसे में कैसे टीका उत्सव जो शुरू किया गया है ये सफल कैसे हो पाएगा फिर? ऐसे तो पूरी तरह से तैयार है। कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए हॉस्पिटल में स्पेशल बेड्स एंड स्पेशल हॉस्पिटल्स का प्रोविजन कर दिया गया है। जैसे पूरे देश के अंदर कोरोना बढ़ रहा है, अब कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले भी अपनी तेजी दिखा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार को ये कहीं ना कहीं जो विदेशों पर आज डायरेक्ट हम सप्लाई दे रहे हैं, उस सप्लाई को बंद कर देना चाहिए और अपने देश को, अपने देश के युवाओं को, अपने देश के बुजुर्गों को सुरक्षित रखें, अपने देश की महिलाओं को रखें। लेकिन सुशील जी, क्या समझा जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामलों में उछाल हो रहा है, कोरोना के मामलों में बड़ी तेजी से जो संक्रमितों की संख्या वो लगातार बढ़ रही है, तो इसके पीछे क्या समझा जाए? क्या आम लोग लापरवाही बरत रहे हैं? नहीं, ये सेकंड वेव आई है। सेकंड वेव मैं इसको बहुत ज्यादा लापरवाही का मामला नहीं करता, क्योंकि जिस तरीके से आई है पूरे हिंदुस्तान में एक साथ आई है। ऐसा नहीं है कि किसी राज्य विशेष में आई है, किसी राज्य विशेष के अंदर नहीं आई है। और ये जो सेकेंड वेव है पहले से ज्यादा खतरनाक है, परंतु कुछ दिन मुझे ऐसा लगता है कि बस इनका पीक आने वाला है। 2-4 दिन में इनका पीक आएगा और फिर डाउनवर्ड की तरफ जाएगा। जो स्टैटिस्टिकल डाटा बताते हैं, जिस प्रकार से डॉक्टर से बात होती है, जिस पर हेल्थ एक्सपर्ट से बात होती है, और तुम सबका यही मानना है कि सेकेंड वेव की पीक बस आ ही चुकी है लगभग। और अगर बात सुशील जी कोरोना वैक्सीनेशन की जाए, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से भी मांग की जा रही है कि जो सीमा रखी गई है 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए, उसको खत्म किया जाए, इस पर भी मैं आपसे जवाब लूंगा। लेकिन फिलहाल वक्त यहाँ पर जिस तरीके से एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और फिर से चर्चा करेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने,
हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के, लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के। टीका उत्सव अब देश भर में मनाया जा रहा है और इसी पर चर्चा करने के लिए आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुशील जी, मेरा सवाल ये था, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मांग की जा रही है, दिल्ली सरकार की तरफ से भी ये मांग की गई है कि 45 साल की जो एक सीमा रखी गई है उससे ऊपर के लोगों को ही वैक्सीनेशन किया जा रहा है, तो ऐसे में अब क्या ये वक्त आपको लग रहा है पूरी तरह से कि सभी के लिए, जिसके लिए भी, जिसको भी वैक्सीन लग सकता है उसको लगवाई जाए? देखिए, ये जो सेकेंड वेव आई है ना, पहली वेव में छोटे बच्चों को कोरोना नहीं होता था जी, जनरली देखने में आया था, मगर तो अब बहुत छोटे 2 वर्ष के बच्चों से लेके 12-13 वर्ष तक के बच्चों को भी काफी मात्रा के अंदर ये हो रहा है और पहले से ज्यादा खतरनाक हो रहा है। तो वैक्सीनेशन की लोगों के मन में ज्यादा इच्छा उठ गई है कि जो ये लगे, और यंग लोगों में इसका हाई ग्रेड फीवर देखने को मिला गया है। 105 तक, 105.5 तक फीवर जाते हुए मैंने खुद देखा है। तो ऐसी स्थिति में भय परिवारों के अंदर आ गया है और जब परिवारों के अंदर भय आ जाए तो प्रचुर मात्रा में वैक्सीन मिलेगी तो ऑटोमेटिकली ये भय खत्म हो जाएगा। इसलिए विदेशों की रोक के पहले हिंदुस्तान का कोटा पूरा करना। जी चलिए सुशील जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम महत्वपूर्ण बातचीत आपने की है और वैक्सीनेशन को लेकर के जिस तरीके से टीका उत्सव अब मनाया जा रहा है देश भर में, उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द जिन राज्यों में वैक्सीन की कमी है वहां पर वैक्सीन पहुंच जाएगी और यह टीका उत्सव सफल तरीके से चलेगा और देश के जो लोग हैं वो कोरोना महामारी से भी बच सकेंगे। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बंगाल में चुनावों का दौर जारी है और इसी बीच लगातार चुनाव प्रचार भी वहां पर चल रहा है, चाहे सत्ता पक्ष की बात हो या फिर विपक्ष की बात हो। लगातार वहां पर लोग पहुंच रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। और वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो टीएमसी की तरफ से भी ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं जो हैं वो सीएम ममता बनर्जी की तरफ से की जा रही है। एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। राज्य में 4 चरणों के लिए वोटिंग हो चुकी है, जिसके बाद सभी दल 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। बंगाल में बीजेपी की तरफ से अमित शाह के कई रोड शो के कार्यक्रम हैं और वहीं सीएम ममता बनर्जी भी प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। कूच बिहार में शनिवार को जो घटना हुई सीआईएसएफ की फायरिंग पर, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ सरकार भी असमर्थ हो गई है और वो बंगाल पर कब्जा करने के इरादे से अब रोज यहां आ रहे हैं। आपका स्वागत है, कोई आपको रोक नहीं रहा है, लेकिन आप लोगों को डराने धमकाने के बजाय खुश रखें। सीएम ममता बोली कि पहले आप सुरक्षा बलों के जरिए लोगों की जान लेते हैं और बाद में उन्हें क्लीन चिट भी देते हैं। ये नरसंहार है। उन्होंने गोलियां बरसाई हैं, वो उनको पैर या फिर शरीर के निचले हिस्से में गोली मार सकते थे, लेकिन सब गोलियां उन्होंने गर्दन या फिर छाती में लगी हैं। और इससे पहले चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने यह कहा है कि चुनाव आयोग को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि एमसीसी का नाम बदल करके मोदी कोड ऑफ कंडक्ट रख लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा ले, लेकिन इस दुनिया में मुझे अपने लोगों का दर्द साझा करने से नहीं रोक सकती। ममता बनर्जी ने यह कहा है कि मुझे कूच बिहार में 3 दिनों के लिए अपने भाइयों और बहनों से मिलने से रोक सकते हैं, लेकिन मैं चौथे दिन वहां पहुंचूंगी। और बता दें कि बंगाल में चौथे चरण के लिए शनिवार को वोटिंग के दौरान कूच बिहार के
सितालकुची में सीआईएसएफ की फायरिंग में 4 लोगों की मौत हुई थी और इसके बाद से इलाके में तनावपूर्ण हालात बन गए हैं, जिसे लेकर के चुनाव आयोग ने क्षेत्र में नेताओं की एंट्री को 72 घंटे के लिए बैन कर दिया है। इस खबर पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हरीश जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं और नीरज जी टीएमसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। मैं सबसे पहले हरीश जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि बड़ा आरोप आप पर लगा है कि जिस तरीके से नरसंहार करवाया गया है और बाद में क्लीन चिट दे दी गई है, इस मामले में जांच की जरूरत भी नहीं समझी गई। जी, चुनाव फ्री फेयर और बिना भय के वातावरण में हो, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग लोगों में आतंक, और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराए ताकि रिगिंग न हो सके, ताकि गुंडे बदमाश बूथों को न लूट सके। और अगर कहीं इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी तो कहीं न कहीं ये वहाँ जो अराजकता रही होगी वो मैं वहाँ का स्थलीय मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये अराजकता रही होगी, ऐसे गुंडागर्दी का माहौल रहा होगा। कहीं न कहीं इस तरह की स्थिति में ही सुरक्षा बलों को ये कदम उठाना पड़ा होगा। और सुरक्षा बल कोई वो जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं जगह जगह से चुनावी ड्यूटी के लिए तैनात किए जाते हैं कि जो वहाँ के सम्मानित नागरिक हैं वो भय मुक्त होकर के निष्पक्ष ढंग से अपनी वोटिंग कर सके। बिल्कुल। नीरज जी आपको जो ममता दीदी का आरोप है वो वास्तविकता ये है कि पूरी पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी के गुंडा राज के अराजकता से पूरी त्रस्त हो चुकी है। वो अपनी धरातल टीएमसी वहाँ अपनी खो चुकी है और ये फ्रस्ट्रेशन ममता दीदी को। चलिए बिल्कुल नीरज जी क्या लगता है आपको, क्योंकि आपकी जमीन वहां पर खिसक चुकी है ऐसा दावा कर रहे हैं बीजेपी के नेता और ये कह रहे हैं कि इसीलिए वो बौखलाए हुए हैं, इस तरीके की हरकतें वहां पर करवा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जो आरोप लगवा रहे हैं कि नरसंहार वहां पर किया जा रहा है, अगर सर ऐसा ही है तो वो हर जगह क्यों नहीं हो रहा फिर? देखिए, अभी मैं हितन जी बता दूं, भारतीय जनता पार्टी कुछ स्क्रिप्ट लिखा हुआ मिल जाता है। हमारे समझ से तो हिंदी के 40 लाख वर्ड है मानकी के हिसाब से, लेकिन 2-3 वर्डों का ये प्रयोग करते हैं शब्दों का कि बौखलाहट है, जमीन खिसक चुकी है। तो पहले ये बताना चाहूंगा कि देश का ही हिस्सा है बंगाल और देश का प्रधानमंत्री पूरे अपने कैबिनेट और लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा प्रदेशों को मुखियाओं को लेकर नाक रगड़ रहे हैं। तो देश की और बंगाल की जनता जान गई है कि जमीन किसकी खसक गई है। अब आइए कूच बिहार पे, चुनाव आयोग ने इस चीज को बोल दिया है कि गलतफहमी के चलते वहां पे गोलीबारी हो गई। तो चुनाव आयोग के द्वारा ये शब्द बोलकर अपने जो कमियां हैं उससे नहीं बचा जा सकता, क्योंकि 4 निर्दोष लोग वहां पर मारे गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी इतनी संकीर्ण मानसिकता का परिचय देते हुए वहां पे नजर आ रही है, ये कह रही है कि राजनीतिक हिंसा है, बंदूक छीनने का कोशिश किया गया। तो यह कहकर भारतीय जनता पार्टी कैसे बच सकती है? इससे यही सिद्ध हो रहा है कि यह वही पार्टी है जिसका कि राजनीतिक हिंसा और जो अराजकता और खून की होली खेल कर ही सत्ता में आने का इतिहास रहा है, इसको भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जमीन तो मैं बता ही दिया, जब नाक रगड़ रहे हैं जाकर इनके नेता प्रचार मंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अमित शाह जी जाकर की जो 130 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, नाक रगड़ते हैं बंगाल में सरकार बनाने के लिए, तो आप समझ जाइए ना कि जमीन कौन तलाश रहा है वहाँ पे। ममता जी जननेत्री हैं, जनता ने उनको नेता बनाया है, इसलिए वहाँ जाने की उन्होंने बात किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगी। ये लोग अभी राजनीति कर रहे हैं। 4 लोग मरे हैं, बंगाल की जनता गई है, हमारे हिंदुस्तान की आवाम में से 4 लोग गए हुए हैं, निर्दोष हैं। ऐसी बात और ऐसे भाषा जो ये लोग बोल रहे हैं कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। 130 करोड़ हमारे जो हिंदुस्तानी की भारतवासी की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, उसी में से 4 लोग अकारण मारे गए हैं वहां पे, गलतफहमी का शिकार होकर मारे गए। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? कौन लेगा? केंद्रीय एजेंसियों के मालिक कौन है? अमित शाह जी हैं, जो देश के गृह मंत्री हैं। चुनाव आयोग ले वहां पर, इसके लेना पड़ेगा, नहीं तो बंगाल की जनता नहीं पूरे देश की जनता इसका जो क्षोभ का भाजन इन लोगों को बनना पड़ेगा। कैसी बात करते हैं लोग, कर देंगे लोग। हरीश जी जिम्मेदारी लेने से क्यों बचते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए,
चुनाव आयोग कराता, सरकार चुनाव आयोग नहीं कराती। जब कहीं चुनाव होता है तो वहाँ की सारी प्रशासनिक मशीनरी चुनाव आयोग के अंतर्गत काम करती है। सरकार भी चुनाव आयोग के निर्देशों का अनुसार काम करती है और जो भी घटना घटी है चुनाव आयोग निश्चित रूप से उसकी जांच कर रहा होगा और जो भी कहीं अगर किसी की गलती है वो जांच का सारे तथ्य सामने आएंगे। और ये मोदी जी को, अमित शाह जी को नेता भी देश की सम्मानित जनता ने बनाया, देश की 130 करोड़ जनता ने बनाया। यही तो वो कह रहे हैं सर, यही तो वो कह रहे हैं कि अगर देश की 130 करोड़ जनता ने आपको ये जो उपाधि दी है, जो सम्मान दिया है, वो फिर भी जाकर के आप लोग नाक रगड़ रहे हैं बंगाल में। यही तो वो कह रहे हैं। नाक रगड़ना क्या है? जनता के बीच चुनाव में ये लोकतंत्र का उत्सव है। सभी राजनीतिक दल के नेता अपने अपने एजेंडे को लेकर के जनता के साथ संपर्क और संवाद करने के लिए जाते हैं। ये कोई तानाशाही का रूल नहीं है, राजतंत्र का नहीं है। इसमें तो सभी दल के नेताओं को हर दल अपने अपने बात को लेकर के जनता के बीच जाता है, उनसे संवाद करता है, उनसे संपर्क करता है, गांव-गांव गली गली जाकर के संपर्क करता है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए हरीश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीरज जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल 3 बजे 3 खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना।